नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम लोग एक सीरीज शुरू किया हुआ है जीएसटी एफएक्यू सीरीज और ये जीएसटी एफएक्यू सीरीज जो क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं वो आईसीआई ने एक बहुत ही खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। काफी मेहनत की हुई है। प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसका यूट्यूब में वीडियो हम लोग डाल भी चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लिटिगेटिव इशू है, जो है क्वेश्चन नंबर 43 में, वेदर लिक्विडेटेड डैमेजेस आर लेवेबल अंडर जीएसटी। और हमने यहाँ लिख दिया है कि आपको ये लिक्विडेटेड डैमेजेस की पूरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप 43, 44, 45, 46 ये चारों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो 43 में तो सिंपली वो लिखते हैं वेदर लिक्विडेटेड डैमेजेस आर लेवेबल अंडर जीएसटी। उसके बाद 44 में है वेदर पीनल चार्जेस कलेक्टेड अट्रैक्ट जीएसटी। अब लैंग्वेज देखिएगा, वहां लिख रहे हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, यहां लिख रहे हैं पीनल चार्जेस। फिर आपको आते हैं यहां लिख रहे हैं वर्ड कंपनसेशन, इज जीएसटी लेवेबल ऑन कंपनसेशन रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज कॉज टू ए रेजिडेंशियल फ्लैट ड्यू टू रोड। ठीक है। इसके बाद यहां लिख रहे हैं वेर ए लैपटॉप इज डैमेज बाय एन एम्प्लॉय एंड द कंपनी रिकवर सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, इज इट अ सप्लाई बीइंग ए टॉलरेंस ऑफ एक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चारों क्वेश्चन है, चारों बेसिकली लिक्विडेटेड डैमेजेस की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, जीएसटी तो तब लगेगा जब लेवाई होगा, और लेवाई होने के लिए देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट और क्विड प्रो क्यो रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। यूनिलैटरल एक्ट के कारण आपको कंसिडरेशन मिलता है तो वो सप्लाई नहीं हो सकता। जैसे गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, दे आर ऑल यूनिलैटरल एक्ट। उसके कारण अगर कोई सप्लाई उसके कारण कोई लेवाई पॉसिबल नहीं है। देयर शुड बी ए यूनिलैटरल एक्ट। यूनिलैटरल एक्ट का मतलब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करेंगे, तभी सप्लाई पॉसिबल है। प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो, यानी कि गुड्स के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करे, गुड्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो कम से कम सर्विस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। अब मुझे सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में चेक करना होगा कि वो सप्लाई बनता है या नहीं बनता। अगर सेक्शन 7(1) ए में नहीं बनता है तो बी चेक करूंगा, सी चेक करूंगा, यानी कि शेड्यूल 1 चेक करूंगा और विदाउट कंसिडरेशन है तो। लेकिन मैं किसी भी हालत में शेड्यूल 2 नहीं चेक करूंगा। शेड्यूल 2 तो एकदम बात की बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये कोई भी ट्रांजैक्शन है, इधर इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 से पहले हम लोग एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इसमें एकदम बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन और दमदार एक्सप्लेनेशन है, और वो दिखलाता हूं मैं अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 46 कि अब अगर आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है और या फिर कंपनसेशन मिलता है, या फिर यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ था पीनल चार्जेस मिलता है, क्या वो सप्लाई है या नहीं है। तो सप्लाई होने के लिए सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए चेक करना पड़ेगा। तो एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। अब यहां पर अगर आप स्पेसिफिक अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहां पर स्पेसिफिक अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं कि यहां पर सेल लिखा हुआ लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं लिखा हुआ, पीनल चार्जेस नहीं लिखा हुआ, कंपनसेशन नहीं लिखा हुआ, कोई भी वर्ड यहां पर नहीं लिखा हुआ। यहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये कहीं भी ये कोई भी वर्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस, पीनल चार्जेस या कंपनसेशन के ऊपर सजेस्ट नहीं करता है। तो हम लोग के पास जो बचा हुआ है वो है स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सप्लाई का एक्चुअल मतलब होता है टू क्विड प्रो क्यो, रेसिप्रोसिटी होनी बहुत जरूरी है। तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज में भी रेसिप्रोसिटी होती है, कंसिडरेशन होता है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, तभी सप्लाई बनेगा, वरना वो भी सप्लाई नहीं बनेगा। अब आगे देखिए, from the above we can infer that the activity will qualify as supply when it is for a consideration and in the course of furtherance of business also। तो ये तो लिखना ही है।
ये तो होना ही चाहिए। इन अदर वर्ड सप्लाई इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एलिमेंट ऑफ कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप wherein the person doing an activity does so at the desire of the person for whom the activity is done in exchange for a consideration. तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी सप्लाई बनेगा। Accordingly, if the service contract has a clause for recovery of cost connecting to damage of the laptop from the employee, then the sent transaction will not qualify as activity for a consideration because of the following reasons. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और उसमें लिख भी दिया कि अगर ये डैमेज करोगे तो इतना रिकवरी करेंगे। तो ये जो रिकवरी है, वेदर इट इज एन एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन और इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब देखिए, अब ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग ये एक बार इसको देखिए। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कोई काम करता है तो ये नॉट ए सप्लाई है एज पर शेड्यूल 3। लेकिन एम्प्लॉयर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल सप्लाई, और मेनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज हेल्ड। जैसे एम्प्लॉयर ने कैंटीन खोल दिया और एम्प्लॉय से रिकवरी करता है तो उसको वो कह रहा है टैक्सेबल सप्लाई है, मेनी एआर हैज हेल्ड। लेकिन अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे जो इन्होंने यहाँ पर कोट भी किया हुआ है, सीबीसी प्रेस रिलीज नंबर 73 2017, उसका पैराग्राफ दिखलाता हूं आपको। ये वो वाला प्रेस रिलीज है जो 10 जुलाई 2017 को आया है। कैसे ढूंढा है मैंने, आप सिंपली क्या कीजिए, ये वाला प्रेस रिलीज आप गूगल में टाइप कर दीजिए और 10 जुलाई 2017 में चले जाइए, वहां मिल जाएगा। और ये सीरियल नंबर से नहीं मिलेगा, ये जो नंबर दिया है इससे मिलेगा, डेट से मिलेगा। और ये डेट में अब आइए देखिए, प्रेस रिलीज यहाँ पर जो पैराग्राफ वो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, अनदर इशू इज द टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट्स। It is pertinent to point out here that the services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment is outside the scope of GST, neither supply of goods nor supply of services. It follows therefrom that supply by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and employee will not be subjected to GST. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा तो एम्प्लॉयर उसको 50 रुपए की जगह 20 रुपए में फूड सप्लाई करेगा। तो ये तो एज पर कंसिडरेशन है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है कि एम्प्लॉय अगर उसके लिए काम करेगा तो मैं तुम्हें सिर्फ खाना खिलाऊंगा, रहने के लिए घर दूंगा और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा, कैश नहीं दूंगा। तो क्या आप उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे? नहीं लगाना चाहिए। और यही मेरा शुरू से मानना था, लेकिन एडवांस रूलिंग के इतने सारे जजमेंट आ गए और उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली ये प्रेस रिलीज का कोई मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो है, लेकिन कोर्ट में ये जब जाएगा तभी एक्चुअल पता लगेगा लॉ क्या है। Further, the input tax credit scheme under GST does not allow ITC of membership of club, health and fitness center. It follows therefore that if such services are provided free of charge to all employees by the employer, then same will not be subject to GST, provided appropriate GST was paid when procured by the employer. The same would hold true for free housing to the employees when the same is provided in terms of the contract between the employer and employee and is a part and parcel of cost to the company. अब आप सोच के देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉई अगर ठीक से लैपटॉप को हैंडल नहीं किया तो हम उसे ये रिकवरी लेंगे, तो इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हम लोग शेड्यूल 2 में तो जाएंगे ही नहीं, शेड्यूल 2 में तो तब जाएंगे जब ये सप्लाई हो जाएगा। तो पहला ये वही वाला पैराग्राफ है। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि एम्प्लॉय अगर ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा तो एम्प्लॉय विल इंडेमनीफाई द एम्प्लॉयर फॉर द लॉस इनकर्ड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज एन एक्शनेबल क्लेम, लीजिए, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल टू बी वैलिड। और एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ही नहीं है इनफैक्ट, एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गेमिंग। A right of indemnity lies where one party is required to make good certain losses experienced by the other party. The employer had not entered into the contract principally to make
or agreed to make the supply, which is to tolerate an act or a situation. C. It is more in the nature of penal levy or fine for improper handling or collection of damages, and hence it cannot be supply and conditions of section 7 are not satisfied. Besides the above, for the argument that the activity shall fall in entry 5E of Schedule 2 of CGST Act, that is, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act, is to be understood that inclusion of a transaction in Schedule 2 would not make a transaction supply. Now this is most important. ये बहुत जरूरी आप लोग के लिए समझना करिए कि आप Schedule 2 में जाके उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं बना सकते unless it qualifies the phrase activity for a consideration. Not only this phrase, in the course or furtherance of business also, contractual agreement also, contract होना चाहिए, quid pro quo होना चाहिए, reciprocity होना चाहिए. As the activity fails the test of section 7(1)(a) of the CGST Act, falling under Schedule 2, thereof shall not make it taxable either. Perfect है, एकदम perfect यही 46. अब मैं आगे करता हूं आपके साथ. अब आइए क्वेश्चन नंबर 45. Is GST leviable on compensation received on account of the damage caused to a residential flat due to road widening activity? Will the answer be different if the residential flat owner is registered under GST? तो सबसे पहले ये कि मेरा घर रोड के बगल में, रोड वाइड किया गया, मेरा घर को नुकसान पहुंचा और गवर्नमेंट ने मुझे कंपनसेशन दिया. कहानी तो यही है. अब गवर्नमेंट से कंपनसेशन लेने के लिए या किसी भी अथॉरिटी से कंपनसेशन लेने के लिए मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने मेरे को कंपनसेशन अवार्ड किया. तो हुआ क्या, आई टॉलरेटेड एन एक्ट और जिसके बदले मुझे कंपनसेशन मिल गया तो मैं शांत हो गया. तो क्या ये जो टॉलरेशन ऑफ एक्ट के बदले जो मुझे कंपनसेशन मिला है, क्या वो सप्लाई है? क्या मैं डायरेक्ट शेड्यूल 2 में जाऊंगा? ना, शेड्यूल 2 में डायरेक्ट मत जाइए. सबसे पहले देखिए कि रेसिप्रोसिटी है या नहीं है, कि पहले से क्या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ गवर्नमेंट के साथ मेरे साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट है. तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेसिप्रोसिटी है नहीं है, इट इज ए यूनिलैटरल एक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट ए सप्लाई, नॉट ए सप्लाई. और बॉम्बे हाई कोर्ट इन बाई मनुबाई ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस सुचित्रा held where no reciprocal relationship exists and the plaintiff alleges violation of legal right and seeks damages or compensation from a court to make good the said violation in closest possible monetary terms, it cannot be said that a supply has taken place. और इन्होंने ये केस लॉ आंसर में ये केस लॉ भी कोट किया है. मैं एक बार पढ़ता हूं आपके साथ. द कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेज caused to a residential flat due to a road widening activity is not in the course or furtherance of his business. Hence, GST is not leviable on such compensation, irrespective of whether the supplier is registered or unregistered. तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जब सप्लाई नहीं है तो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, क्या फर्क पड़ता. लेकिन मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट तो शेड्यूल 2 लगा ही रहा है डायरेक्ट. जो गलत कर रहा है बोला सर नहीं सर टॉलरेट एन एक्ट है, इट इज ए सर्विस, तो हम उस पर जीएसटी लेंगे. इसीलिए तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा, नहीं तो अगर डिपार्टमेंट लगाता ही नहीं तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज ऑल्सो वर्थ वाइल टू नोट दैट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड इन केस ऑफ बाई मनुबाई ट्रस्ट वर्सेस सुचित्रा, और पुराना केस नहीं है, सितंबर 2019, that liability to pay GST would arise only where the payment received can be linked to a supply. In case of compensatory damages, the payment is for loss suffered and not supply affected. Loss suffer मैं कर रहा हूं, उसके कारण मुझे कोई पैसा मिल रहा है, तो it is not a supply. While the process of determining loss suffered may be the value of the consideration receivable if the contract had been performed, such process of computing damages will not alter the character of payment, namely compensation for loss suffered. This is premised on the principle that the supply doctrine does not encompass a wrongful unilateral act. सप्लाई का मतलब यूनिलैटरल एक्ट नहीं होता है, रेसिप्रोसिटी होता है, टू पार्टीज होनी चाहिए. और एनी एक्ट रिजल्टिंग इन पेमेंट ऑफ डैमेजेस, हेंस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द लॉस ऑफ इंश्योर्ड बिजनेस एसेट इज नॉट लायबल टू जीएसटी. इसको तो डिस्कस अलग से करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, मतलब कितना ये सही सेंटेंस है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव पे जीएसटी नहीं लगेगा. मुझे तो लगता लगेगा, लेकिन ये लिख रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा, तो इसको तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा.
लेकिन फिलहाल ये है कि अब एक हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे कर सकते हैं कि कोर्ट अगर कोई डैमेजेस या कंपनसेशन अवार्ड करता है तो इट इज नॉट एंड टॉलरेट एन एक्ट नहीं है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज नॉट ए लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो बड़े ध्यान से, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में कि वो तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रेस रिलीज भी देख लिया, नहीं लगेगा। यहां पर अगर कोई भी कोर्ट से अगर कंपनसेशन मिलता है तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट लगा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, वेदर penal charges attract penal charges now question number 44, whether penal charges collected attracts GST। तो obviously there are two parties। और जैसे आप एयर टिकट बुकिंग करते हैं तो एयर टिकट बुकिंग करते वक्त ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आपने एयर टिकट को कैंसिल करवाया तो इतना कैंसिलेशन चार्जेस देना पड़ेगा। सिमिलरली रेलवे में, सिमिलरली होटल्स में, सिमिलरली बस टिकट्स में, सभी जगह है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, नॉन कंपीटिंग फीस। अगर मैं आपका बिजनेस खरीदता हूं तो आप यही वाला बिजनेस अगले 10 साल तक नहीं करेंगे। यू आर टॉलरेटिंग एन एक्ट, यू आर एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, और उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, तो दैट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस है और सर्विस है। फिर अब हम लोग जाएंगे कि ये शेड्यूल 2 में ये चेक करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद की कहानी है। तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट and contract is for agreeing to the obligation, therefore it is a supply। अब एक बार आंसर पढ़ते हैं। A transaction shall be considered as supply if it satisfies all the conditions of section 7। Further, the same shall be classified as goods or service in relation to schedule 2 of CGST। तो बड़ा सिंपल लिख दिया, जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 45 और 46 में डिस्कस किया आपके साथ। अब अगर देखेंगे एंट्री नंबर 5E ऑफ शेड्यूल 2, तो उन्होंने लिखा एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन to refrain from an act। तो agreeing to the obligation to tolerate an act, agreeing to the obligation to a situation, agreeing to the obligation to do an act, तो ये सब आप एग्री कर रहे हैं, तो ये सप्लाई है जिसके कारण आपको पैसे मिल रहा है, दैट इज ए सप्लाई। Further, to tolerate an act can be understood as the consideration being charged by one person to allow another person to undertake any particular activity। Agreeing to the obligation can be understood as the obligation to pay a consideration for an act involved in a supply। Hence, penal charges imposed by the service provider to a service recipient for a breach of contract, that is for loss of parking ticket, attracts GST and it is taxable supply। और हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए भी है। इज नॉन कंपीटिंग फीस पेबल एज ए कंसिडरेशन फॉर सप्लाई? यस। कैंसिलेशन ऑफ एयर टिकट, होटल स्टे एक्सेट्रा, ऑल आर सप्लाई। अब इसमें कॉज फॉर पीनल चार्जेस, दो कॉज हैं बेसिकली। एक डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है। अगर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन माने 30 दिन के लिए उधारी में बेचा है, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो हम 18% इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज ए सप्लाई। और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनाल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, इट इज अ सप्लाई और विल अट्रैक्ट द सेम रेट एज फॉर ओरिजिनल सप्लाई। तो ये हो गया। इसके बाद लेकिन अगर अदर देन डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है तो ये उस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा और इस पे जो रेट लगेगा वो रेसिडुअल रेट लगेगा 18%, ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब ये समझ में आएगा आपको क्या लिखना चाह रहे हैं वो। अब क्वेश्चन 43 देखिए, बहुत ही आसान हो गया। वेदर लिक्विडेटेड डैमेजेस आर लीवेबल अंडर जीएसटी। तो क्वेश्चन 44, 45, 46 के डिस्कशन को ख्याल में रखते हुए इसको पढ़िएगा। तो दे हैव स्टार्टेड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, तो ऑब्वियसली वो पैराग्राफ होना चाहिए कि वो सबसे पहले सप्लाई तो हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस क्वेश्चन नंबर 43 सब्जेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ 44, 45 एंड 46। तो मान लीजिए ये लिक्विडेटेड डैमेजेस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर यहाँ पर आके देख लेंगे। अब इसमें यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा है कि अर्स्ट वाइल सर्विस टैक्स रिजीम में इन्होंने डीम्ड सर्विस का एक कॉन्सेप्ट लेके आया था सेक्शन 66E में, जहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सर्विस। तो declared certain transactions which cannot be normally constituted as service but are deemed to be service as covered by the provisions on liquidated damages। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन डीम्ड सर्विस का सीजीएसटी एक्ट में है नहीं।
सीजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A है या शेड्यूल 2 है, ये क्लासिफाई करता है सप्लाई को कि वो सप्लाई गुड्स का या सर्विसेज का, लेकिन ये सप्लाई है ये डीम्ड नहीं करता है। उसी तरह से सेंट्रल एक्साइज एक्ट में भी। इसके बाद इन्होंने लिखा जो इस पैराग्राफ में है कि बहुत सारे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ केशोराम इंडस्ट्रीज एंड सनराइज एसोसिएट्स वेंट ऑन टू होल्ड दैट कंपनसेशन दैट वाज रिसीव्ड बाय द अप्लाइंट वाज मोर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम। तो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में, वो एक्शनेबल क्लेम है। फिर केएन फूड इंडस्ट्रीज में ट्रिब्यूनल ने कहा रूल दैट एक्स ग्रेशिया चार्जेस मेड टुवर्ड्स मेकिंग गुड द डैमेजेस लॉसेस और इंजरीज arising from unintended events did not emanate from any obligation on the part of the parties to tolerate an act or a situation cannot be considered to be payments for any services। तो उसी तरह से जो कोर्ट जो अवार्ड करता है पेनल्टी या फिर डैमेजेस, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर नहीं आता, वो सर्विस ही नहीं है, यूनिलैटरल एक्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया है, पेनाल्टी इज इन द नेचर ऑफ स्टुपलेशन इन ए टेरोरेम, यानी कि लीगल थ्रेट के रूप में होता है। द लार्जर बेंच ऑफ चेन्नई हेल्ड दैट वैल्यू पेएबल आफ्टर फैक्टरिंग इन एनी लिक्विडेटेड डैमेजेस contractually stipulated for delayed supply would be the transaction value for levy of excise duty, जो हमने पेनाल्टी में भी किया था डिलेड पेमेंट वाला। इसके बाद एक एग्जम्पशन है सीरियल नंबर 65 में, जहां पर अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस आप गवर्नमेंट को देते हैं तो एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the central government, state government, union territory or local authority under such contract, तो ये exempt होगा। exempt होगा तो RCM में भी नहीं देना पड़ेगा। In view of the above, it appears that liquidated damages charged by the government or the local authorities alone are exempt from levy of GST, and GST on liquidated damages is applicable except on the ones received by the government or local authority। लेकिन ये सिर्फ ये लाइन, ये पैराग्राफ आप याद रखिएगा कि अगर कोर्ट अवार्ड करता है, where court awards damages for breach of contract, is it subject to GST? No, but department is levying it. This is the whole dispute. Also, CBIC वाइड GST माइनिंग सेक्टर का है, जहां पर कहा गया whether deduction of liquidity damage, penalty deduction from contractor's bill and charging penalty for non-lifting of coal till targeted minimum level of annual contractual quantity will attract GST. Yes, it is a service being tolerating an act as per schedule 2. तो ये yes it is a service और ये it is a supply of service as per schedule 2, ये लैंग्वेज सही होता। और ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, टू वे है, जिस तरह से कैंसिलेशन ऑफ एयर टिकट है, कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट है, उसी तरह से है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगना भी चाहिए। तो वी कंप्लीटेड दिस डिस्कशन। काफ़ी ज़्यादा ये डिस्प्यूटेड था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और हमारी क्लासेस के बारे में, बुक्स के बारे में आपको पता ही है, और आपको वाकई में अच्छा जीएसटी सीखना है तो आपको हमारी ही क्लासेस से आप सीख पाएंगे, ये निश्चित है। नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं आपको, आइए। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, वाकई में जीएसटी आने लगेगा। 170 आवर्स का है, और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 1000, अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ
बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एफएक्यू, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।